नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक से जूलिया नाम का पाठ इसके पहले हमने देखा था। अंतोन चेखव जी का पाठ है। इस पाठ में जूलिया नाम की जो गवर्नेस है उस गवर्नेस के बारे में और अमीर आदमी गरीब आदमियों पर किस प्रकार अन्याय करते हैं इसका उदाहरण यह बताया है और अन्याय सह नहीं लेने की सूचना इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक ने दी है। हम जब किसी के घर में, खेत में, ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो उनके बदले हमें जो पैसे मिलते हैं वह पैसों का हक हमें मिलना चाहिए। पूरे पैसे हमें मिलने चाहिए। कभी कभी ऐसे अमीर आदमी हमें धोखा देते हैं, ठग लेते हैं, हमारी ज़मीन हड़प कर लेते हैं, पैसे हड़प कर लेते हैं या हमें सताते हैं। तो इसी के पश्चात हमें लेखक जी ने बताया है कि यह हमें सह नहीं लेना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमने देखा था, पूरा पाठ हमने देखा था। उसके बाद हमने स्वाध्याय उजळणी भी देखी थी, लेकिन मैंने बताया था उस तास को विराम चिन्ह का पाठ हमें लेना है। भाषा बिंदु के तौर पर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह हिंदी में कहते हैं, मराठी में उसे विराम चिन्ह म्हटलं जातं। विराम चिन्ह जशी मराठीमध्ये विराम चिन्ह आहेत तशीच हिंदीमध्ये सुद्धा विराम चिन्ह असतात। आता ही जर विराम चिन्ह भाषेमध्ये नसतील तर काय होईल? तर भाषा किंवा वाचन करत असताना गद्य उतार्याचं, पद्य उतार्याचं, वाक्याचं, एखाद्या परिच्छेदाचं, तर आपल्याला हे विरामचिन्ह नसतील तर आपल्याला कुठं थांबायचं? त्या शब्दाचा अर्थ काय? तो शब्द प्रश्नार्थक आहे का आश्चर्यचकित आहे का दुःखाचा आहे? हे काहीच कळणार नाही आपल्याला। तर त्यासाठी आपल्याला भाषेमध्ये विरामचिन्ह आपल्याला दिलेले असतात। थोडक्यात ही विरामचिन्ह म्हणजे भाषेचे अलंकार असतात। जसा एखादा व्यक्ती सुशोभित दिसण्यासाठी, सुंदर दिसण्यासाठी किंवा एखादी स्त्री सुंदर दिसण्यासाठी अलंकार परिधान करते, तशा प्रकारे भाषेला सुंदर दिसण्यासाठी, भाषा व्यवस्थित दिसण्यासाठी, तिला आकार येण्यासाठी व्यवस्थित विरामचिन्ह असतात। तो यह हम देखेंगे मराठी में जिस प्रकार विराम चिन्ह होते हैं उसी ही प्रकार हिंदी में भी विराम चिन्ह होते हैं। 10 विराम चिन्हों का परिचय यहाँ हमें देखना है। तो छात्र हमेशा क्या करते हैं, लिखते समय एकाद निबंध उसे लिखने को दिया तो लिखते समय वह एक ही विराम चिन्ह का हमेशा उपयोग करते हैं। उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में उसे दंडा कहते हैं, दंडा। तो पूर्ण विराम ही लगाकर अपना पूरा निबंध लिखकर वह पूरे करते हैं। लेकिन जिस प्रकार जो डैश है, स्वल्प विराम है, उसे अल्प विराम कहते हैं, कंस है, दुहेरी अवतरण चिन्ह है, एकेरी अवतरण चिन्ह है, उद्गारवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार के जो विराम चिन्ह भाषा में या वाक्य में लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। नहीं लगाएंगे तो अपना निबंध अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि निबंध लिखते समय कम से कम 3, 4 या 5 विराम चिन्हों का उपयोग हमें निबंध में हमेशा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विराम चिन्हों का उपयोग हम निबंध में करेंगे तो हमें ज़्यादा गुणदान मिल सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण विराम का ही उपयोग करते हैं।
पूरे निबंध में पूर्ण विराम का ही उपयोग करते हैं। या कौन सा भी परिच्छेद हमको लिखने को दिया तो हम पूर्ण विराम का ही उपयोग करते हैं। तो देखिए, यह इस प्रकार का प्रश्न है, नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाए। तो हमें यह एक तख्ता दिया है, अनुक्रम नंबर, चिन्ह, नाम और वाक्य है। तो अनुक्रम नंबर 1 पर हमें चिन्ह दिया है, चिन्ह यानी चिन्ह। तो यह छोटा डैश है, डैश हम उसे कहते हैं, अपसरण चिन्ह। नाम उनका है डैश। तो वह एक वाक्य है, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। तो यह हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना है। तो यह छोटा डैश जो है वह पहले वाक्य में कहाँ लगा सकते हैं आप, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। तो देखिए छात्रों, यहाँ इस वाक्य में हमें ये जो डैश है वह स्त्री के आगे शिक्षा है, उन दोनों के बीच डैश लगाना है, यानी कि स्त्री डैश शिक्षा, इस प्रकार का वह शब्द होगा। हरि कृष्ण, राधा कृष्ण, स्त्री पुरुष, हरे राम, हरि ओम, इस प्रकार उसमें डैश होता है। सीताराम, राम सीता, राम लक्ष्मण, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसी में डैश का चिन्ह आ जाता है। तो चिन्ह का नाम यहाँ डैश लिखना है और स्त्री डैश शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे। थे के आगे हमें पूर्ण विराम देना है, यानी कि यहाँ 10वां विराम चिन्ह है। देखिए 10वां विराम चिन्ह, तो यह थे के आगे लिखना है। उसके आगे दूसरा विराम चिन्ह है यहाँ, श्याम तुम आ गए, श्याम तुम आ गए। तो यहाँ हमें ये जो विराम चिन्ह है, स्वल्प विराम का विराम चिन्ह है या पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। तो श्याम तुम आ गए, तो श्याम नाम का जो शब्द लिख सकते हैं श्याम, तो इसके आगे हमें यह टिम्ब लिखना पड़ता है। तो यह हम श्याम के नीचे टिम्ब लगाकर तुम आ गए ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा वाक्य है यहाँ, मोहन बोला तुमने जो कुछ कहा ठीक है। तो यहाँ मोहन के आगे बोला तुमने कुछ कहा ठीक है, यह इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। उसके आगे चौथा विराम चिन्ह है, कंस है, बड़ा कंस। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। तो जीवन संग्राम, तो यह संग्राम शब्द जो है उसको हमें चौकट करनी है। जीवन में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, पूर्ण विराम लिखना है उसके आगे। संग्राम को यह बड़ी चौकट में हमें ढक देना है। तो इस प्रकार यह वाक्य बन सकता है। उसके आगे पांचवा विराम चिन्ह है दुहेरे अवतरण चिन्ह। तो पांचवा वाक्य है, भरत भैया ऐसा न कहो। तो दुहेरे अवतरण चिन्ह में भरत भैया ऐसा न कहो, दुहेरी अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है यहाँ। तो इस प्रकार यह दुहेरे अवतरण चिन्ह भी यहाँ हम लिख सकते हैं। तो दुहेरे अवतरण चिन्ह कब लिख सकते हैं,
तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कह रहा हो, उसकी बातें कह रहा हो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हो, तो इस प्रकार दुहेरे अवतरण चिन्ह आ जाते हैं। तो दुहेरे अवतरण चिन्ह में भरत भैया ऐसा ना कहो, दुहेरे अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है। दुहेरे अवतरण चिन्ह, एकेरे अवतरण चिन्ह भी होते हैं बा, एकेरे अवतरण चिन्ह भी हो सकते हैं। तो एकेरे अवतरण चिन्ह कहाँ लगते हैं? तो एक वाक्य में, पूरे वाक्य में एकाधा शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसे एकेरे अवतरण चिन्ह लगा सकते हैं हम। यह चौथा उदाहरण के बारे में हम देखेंगे। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। तो जीवन, उसके आगे संग्राम है, संग्राम को एकेरे अवतरण चिन्ह लगाकर में संग्राम पूर्ण विराम, एकेरे अवतरण चिन्ह पूर्ण करके में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। इस प्रकार को भी हम एकेरे अवतरण चिन्ह दे सकते हैं। दुहेरे अवतरण चिन्ह और एकेरे अवतरण चिन्ह अलग अलग विराम चिन्ह है। उसके आगे है छठा विराम चिन्ह है स्वल्प विराम। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे स्वल्प विराम, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इस प्रकार यह लिखना है। अरे स्वल्प विराम, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? पूर्ण विराम लिखना है। उसके आगे सातवां विराम चिन्ह है उद्गारवाचक चिन्ह। तो यह हमें जी धन्यवाद, धन्यवाद के आगे यह विराम चिन्ह लिखना है, उद्गारवाचक चिन्ह। उद्गारवाचक चिन्ह हम उसे कहते, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में उसे, विस्मयादि बोधक चिन्ह या उद्गारवाचक चिन्ह। आठवां विराम चिन्ह है अल्प विराम। स्वल्प विराम के माथे पर टिम्ब दिया होता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। स्वल्प विराम और अल्प विराम। तो आठवां वाक्य है, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? तो यह विराम चिन्ह हम हमारे पाठ में जो वाक्य आया है जूलिया नाम के पाठ में, तो यह विराम चिन्ह कहाँ लगाया है यह देखकर हम इस अल्प विराम को देंगे। तो यह कहाँ आएगा? इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक ना? तो यह विराम चिन्ह इसके अलावा तुमने अल्प विराम 3 छुट्टियां ली है, ठीक ना? ली है, ठीक ना? यह विराम चिन्ह लिखना है। 9वां विराम चिन्ह है अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। तो यह जो कंस है, कंस विराम चिन्ह हम उसे कहेंगे। तो यह विराम चिन्ह कहाँ लग सकता है? पाठ में यह वाक्य आया है, तो पाठ में यह वाक्य देखकर हम इस विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो 10वां विराम चिन्ह है आप कह रहे हैं तो आपने ही दिए ही होंगे, पूर्ण विराम लिखना है उसके आगे। आप कह रहे हैं तो आपने ही दिए ही होंगे, तो होंगे के आगे पूर्ण विराम लिखना है। उसे हम दंडा कहते हैं, नाम उनका क्या है? दंडा। तो इस प्रकार यहाँ 10 विराम चिन्हों का उपयोग हमें दिया है। पहला विराम चिन्ह था डैश, दूसरा विराम चिन्ह था पूर्ण विराम, तीसरा विराम चिन्ह था बड़ा डैश, चौथा विराम चिन्ह था बड़ा कंस, 5वां विराम चिन्ह है दुहेरे अवतरण चिन्ह, 6वां विराम चिन्ह है स्वल्प विराम, 7वां विराम चिन्ह है उद्गारवाचक चिन्ह या विस्मयाबोधक चिन्ह उसे हम कहते हैं, 8वां विराम चिन्ह है अल्प विराम, 9वां विराम चिन्ह है कंस और 10वां विराम चिन्ह है पूर्ण विराम या उसे हम
डंडा कहेंगे। इससे भी ज़्यादा और विराम चिन्ह है। कौन कौन से है? तो हमें यहाँ एकीय अवतरण चिन्ह का नाम नहीं बताया है, प्रश्न चिन्ह का बारे में यहाँ नहीं बताया है। तो और भी कुछ 1 आध 2 4 विराम चिन्ह रह गए हैं यहाँ। तो 10 विराम चिन्ह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिए हैं। तो इस प्रकार के विराम चिन्हों का उपयोग करके हमें लिखना पड़ता है। तो पाठ में ऐसे कौन सा भी एक परिच्छेद आप देख सकते हैं। पन्ना नंबर 17 पर जो एक परिच्छेद है जूलिया नाम से यहाँ दिया है, डर जाती है भयभीत स्वर में, तो यहाँ कंस दिया है, डर जाती है भयभीत स्वर में कंस, तो यहाँ कंस का उपयोग किया है। तो इस प्रकार कंस कहाँ उपयोग करना है उनका, उसे हम लिख सकते हैं। तो उसके आगे क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ तो यहाँ डैश दिया है, यहाँ डैश दिया है। तो पहला विराम चिन्ह जो है जहाँ, तो इस प्रकार डैश का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके आगे जहाँ काम किया, स्वल्प विराम दिया है उसके आगे, तो यहाँ हमें छठा विराम चिन्ह दिया है, स्वल्प विराम। उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, डैश डैश बताया है यहाँ, तो यह भी एक विराम चिन्ह है। आप कुछ तो दे रहे हैं, पूर्ण विराम, आप कुछ तो दे रहे हैं, पूर्ण विराम, तो यह 10वां विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार पूरे पाठ्य पुस्तक में हमें बहुत से विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह हम लिख सकते हैं। किस प्रकार उनका उपयोग करना है यह हम लिख सकते हैं। विराम चिन्ह नहीं होते तो वाक्यों को कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। विराम चिन्ह भाषा के अलंकार है। तो इस प्रकार विराम चिन्हों का उपयोग करके हम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यह प्रश्न भी ऐसे आ जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य देते हैं, उसमें विराम चिन्हों का उपयोग करो, इस प्रकार का हमें प्रश्न आ जाता है। कभी कभी विराम चिन्ह देते, उनके नाम लिखो, नाम को भी आपको आधा गुण मिल सकता है। तो इस प्रकार हमें विराम चिन्हों का उपयोग करके गुण मिल सकते हैं। तो आपको इस विराम चिन्हों के बारे में मैंने बताया है। तो इसके आगे मैं आपको एक स्वाध्याय देता हूँ। तो कौन सा स्वाध्याय है? तो इस प्रकार के जो 10 वाक्य आप लिखने हैं हमें, यहाँ पन्ना नंबर 18 पर जिस प्रकार एक हमें तख्ता दिया है, अनुक्रम नंबर, चिन्ह, नाम और वाक्य, यही विराम चिन्ह हमें लिखने हैं, उनका नाम लिखना है। सिर्फ क्या करना है, उनके आगे जो वाक्य है वह वाक्य, दूसरे वाक्य हमें यहाँ लिखने हैं, ये छोड़कर। तो यही उदाहरण परीक्षा में आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ आपको एक स्वाध्याय दे रहा हूँ। इस 10 विराम चिन्हों का उपयोग हम कर सकते हैं। सिर्फ वाक्य दूसरे लेने हैं आपको। यही विराम चिन्ह, सिर्फ वाक्य दूसरे। तो यह स्वाध्याय हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में व्याकरण के तौर पर हमें विराम चिन्ह आ जाएंगे, तो हम विराम चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह एक नहीं दिया है, तो प्रश्न चिन्ह का भी आप, और एक अवतरण चिन्ह, यहाँ 10 विराम चिन्ह दिए हैं, तो आप 12 विराम चिन्हों के उदाहरण यहाँ हमें लिखकर दिखाएंगे। 10 है, उसके आगे आप 2 और लिख सकते हैं, 11वां और 12वां। तो 11वां होगा प्रश्न चिन्ह और 12वां होगा एकीय अवतरण चिन्ह। नहीं तो ऐसे करेंगे, 5वां विराम चिन्ह है द्विहीय अवतरण चिन्ह, छठा हम क्या लिखेंगे, एकीय अवतरण चिन्ह। ऐसे भी लिख सकते, लेकिन 12 उदाहरणों का वाक्य में उपयोग करके हमें मुझे दिखाना है। तो यह स्वाध्याय आपके लिए होगा। तो पाठ में से कौन से भी ये वाक्य आप लिख सकते हैं। तो जूलिया नाम के पाठ का हमने यहाँ पूरा स्वाध्याय की उजळणी देखी है।
उनके व्याकरण विराम चिन्हों की उजळणी देखी है। तो विराम चिन्ह जब आपको आ जाएंगे तो इस प्रकार आप विराम चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।